अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चल रहा है। इसमें आज हमने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन 14.13 से अपनी डिस्कशन स्टार्ट करनी है। सो चलते हैं हम अपने वाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है 14.13। क्वेश्चन है, A loop of wire is suspended between the poles of a magnet with its plane parallel to the pole faces. What happens if a direct current is put through the coil? What happens if an alternating current is used instead? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर हम किसी मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल्स के पैरेलल कोई लूप, कोई करंट कैरिंग कॉइल प्लेस कर दें तो उस वक्त उसके ऊपर एक्ट करने वाले टॉर्क की क्या कंडीशन होगी जब करंट डीसी हो और जब करंट एसी हो। तो इसके लिए यहाँ पे मैं एक यू शेप मैग्नेट ड्रॉ करता हूँ इस तरह से। लेट्स से ये नॉर्थ पोल है और ये है साउथ पोल। इन पोल्स के दरमियान में हमने इस तरीके से एक लूप ऑफ वायर जिसमें से करंट पास होगा वो प्लेस की है इस तरह से कि ये लूप इन नॉर्थ और साउथ पोल फेसेस के साथ पैरेलल है। अब जैसे ही यहाँ पे डीसी पास करेगा, दैट मीन्स अगर मैं कहता हूँ कि इस डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनल डायरेक्ट करंट पास कर रहा है तो जो ये वाली साइड है और जो ये वाली साइड है वो बन जाएगी करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स इनके ऊपर एक्ट करने वाले मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होगा IL क्रॉस B। अब अगर आप राइट हैंड रूल फॉर वेक्टर प्रोडक्ट के जरिए से डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा कि इसका डायरेक्शनल फार्मूला इस तरह से लिखा जाएगा। और अगर आप इस वाली साइड के लिए अपने राइट हैंड की फिंगर्स को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन करते हैं और बाद में बेंड करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले आते हैं तो जो आपका थंब होगा वो थंब आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर पॉइंट कर रहा होगा। ऐसे ही जब आप यहाँ पे अपने राइट हैंड के फिंगर्स को इस डायरेक्शन में ओपन करते हैं और फिर कर्ल करके इस तरफ ले आते हैं तो राइट हैंड रूल फॉर वेक्टर प्रोडक्ट के मुताबिक जो फोर्स है वो इनटू द पेज होगी। इसका मतलब है यहाँ पे ये फोर्सेस कपल बना लेंगी और कपल की वजह से इस कॉइल में टॉर्क जनरेट होगा और जो टॉर्क का फार्मूला है वो क्या है, वो है NIAB cos ऑफ अल्फा। दैट मीन्स अगर इस लूप ऑफ वायर में से करंट फ्लो करता है तो ये करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। अब अगर यहाँ पे कहा जाए कि ये जो टर्म्स हैं NAB ये कांस्टेंट है तो टॉर्क का रिलेशन करंट के साथ कुछ इस किस्म का बनेगा। आप फिलहाल यहाँ पे कॉस अल्फा को भी कंसीडर कर लीजिए कि ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 1 है तो टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वो I के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बात नोटिस करने की है कि अगर हम इसका टॉप व्यू लेते हैं तो टॉप व्यू से हमें ये किस तरह से दिखाई देगा, ये इस तरह से दिखाई देगा कि यहाँ पे ये कॉइल का नॉर्थ पोल होगा और ये होगा साउथ पोल। इसमें मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी और जो करंट कैरिंग कॉइल का एंड हमें दिखाई दे रहा होगा वो फिलहाल होगा पैरेलल इस तरह से। लेकिन थोड़ी देर बाद जब ये कॉइल रोटेट करना स्टार्ट कर देगी तो ये इस ओरिएंटेशन में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ द एरिया ऑफ द कॉइल का जो एंगल है वो क्या होगा, वो होगा अल्फा। सो अल्फा इज द एंगल बिटवीन स्केलर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन। तो इस वजह से हमने यहाँ पे कॉस अल्फा भी इंट्रोड्यूस किया था इस इक्वेशन में, लेकिन फिलहाल मैं अल्फा की वेरिएशंस जो है वो डिस्कस नहीं कर रहा। सो इस वजह से मैंने कॉस अल्फा को 1 कर दिया है। अब यहाँ पे ये बात
समझने की है कि कॉज अल्फा कांस्टेंट नहीं है। जैसे जैसे रोटेशन होगी अल्फा की वैल्यू तब्दील होगी और अल्फा की वैल्यू तब्दील होने से कॉज अल्फा की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। लेकिन क्योंकि फिलहाल मैं सिर्फ करंट की बात करने जा रहा हूं तो इसलिए मैंने यहाँ पे टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लिख दिया है। या अगर आप ये एक्सप्रेशन भी यूज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अगर करंट के बारे में कहा जाए कि करंट यूनिडायरेक्शनल है, दैट मीन्स डीसी है, डायरेक्ट करंट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो टॉर्क है इट विल आल्सो बी यूनिडायरेक्शनल। टॉप व्यू से अगर हम देख रहे हैं यहां से तो हमें ये बात पता चलेगी कि जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो कौन सी है, वो है क्लॉकवाइज। अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर लेते हैं तो टॉर्क की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, वो भी रिवर्स हो जाएगी। नेक्स्ट जो पार्ट हमसे पूछा गया है वो ये है कि अगर एसी यूज किया जाता है, दैट मीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट यूज किया जाता है, तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में फ़र्क पता होना चाहिए। लेट्स से मैं कहता हूं कि ये एक बैटरी है और बैटरी किसी लोड रेजिस्टर के साथ कनेक्टेड है। ये लोड रेजिस्टर कोई फैन हो सकता है, कोई बल्ब हो सकता है, या कोई भी और डिवाइस हो सकता है। सो जब आप इस कनेक्शन को ऑन करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से एक कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है और फ्लो करता हुआ इस रेजिस्टेंस से गुजरता है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में एब्जॉर्ब हो जाता है कुछ देर में। तो जाहिर बात है इस पूरी लूप में ट्रैवल करने के लिए इस पॉजिटिव चार्ज को कुछ टाइम रिक्वायर्ड है और हमें ये बात पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला हम I/NA/E पढ़ चुके हैं, जहाँ पे E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। हम ये बात भी जानते हैं कि एक्चुअली फ्लो कौन करते हैं, एक्चुअली फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन सिर्फ सपोज्ड होती है। सो ये है डीसी। अब एसी क्या होता है। एसी एक इस तरह का करंट है जो अपनी डायरेक्शंस को बार बार तब्दील करता है। ये इसकी पावर सप्लाई का सिंबल होता है, जिस तरीके से बैटरी का सिंबल ये है। सो यहाँ पे अगर हम कनेक्ट कर देते हैं किसी लोड को इस तरह से, तो चूंकि यहाँ पे जो इनपुट प्रोवाइडेड है वो आमतौर पे साइन वेव होती है इस तरह की, कि इसकी जो वेव है वो साइन वेव आती है। तो अगर मैं कहूँ कि एक वेव का टाइम पीरियड टी है तो यहाँ तक t/2 होगा और यहाँ तक 0 होगा। सो जब बात की जाती है 0 से लेके t/2 तक के टाइम पीरियड की, तो ये एंड पॉजिटिव बनता है और ये एंड नेगेटिव बनता है। इसका मतलब है इस केस में बहुत सारे कन्वेंशनल चार्जेस इस वायर में क्या करते हैं, वो इस तरफ मूव करते हैं, और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, वो इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। जाहिर बात है असल मूवमेंट तो नेगेटिव चार्जेस की ही है, पॉजिटिव चार्जेस की मूवमेंट तो सिर्फ सपोज्ड है एक मेटालिक कंडक्टर में। और जब नेक्स्ट हाफ में t/2 से लेके t तक ये एंड नेगेटिव बन जाता है, ये एंड पॉजिटिव बन जाता है, तो ये तमाम जो चार्ज कैरियर्स हैं ये वापस बैकवर्ड मोशन स्टार्ट कर देते हैं इस तरह से। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एसी में ऑल्टरनेटिंग करंट में चार्जेस एक्चुअली ट्रैवल करते हुए कहीं पे भी नहीं जाते, बल्कि वो अपनी मीन पोजीशन के लिए तो ऑसिलेट करते रहते हैं। तो इस केस में जब हम ये एक्सप्रेशन लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू NIAB कॉज ऑफ अल्फा, तो जब NAB को हम कांस्टेंट कहेंगे तो टॉर्क अगेन करंट और कॉज अल्फा के प्रोपोर्शनल होगा। अब अगर ये बात कही जाए कि जो करंट है इट इज मल्टी डायरेक्शनल, दैट मीन्स इसकी दो डायरेक्शंस हैं, तो जो टॉर्क होगा वो भी क्या होगा, वो भी होगा मल्टी डायरेक्शनल। दैट मीन्स एक दफा कॉइल के ऊपर लगने वाली जो फोर्सेस हैं, जो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक हाफ साइकिल के अंदर इस तरह फोर्सेस लगेंगी, दैट मीन्स जो 0 से लेकर t/2 तक की बात की है इस साइन वेव के अंदर, ये यहाँ पे ये t/2 है, ये है 0 और ये है t। सो जो पहले हाफ साइकिल में फोर्सेस हैं वो इस डायरेक्शन में होंगी, और जब नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगा t/2 से लेके t तक का, तो ये फोर्सेस अपनी डायरेक्शन तब्दील कर लेंगी। नतीजा क्या होगा कि ये कॉइल अपने मीन पोजीशन के ऊपर ऑसिलेट करना स्टार्ट कर जाएगी। अगर ये फ्रीक्वेंसी लो हो और कॉइल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², जो कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि जिस तरीके से इनर्शिया मैस की क्वालिटी है, जिस कदर मैस ज़्यादा होता है उस कदर ही इनर्शिया ज़्यादा होता है, वैसे किसी रोटेटिंग बॉडी के लिए मैस की रिप्लेसमेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है। तो अगर कॉइल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लो है
तो इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा होगा कि ये कॉइल अपने मीन पोजीशन के गिर्द क्या करना स्टार्ट कर देगी? ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगी। और अगर यहाँ पे इस कॉइल में जो अप्लाइड एसी है उसकी फ्रीक्वेंसी हो हाई और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी वैल्यू भी क्या हो, वो भी हाई हो, तो इससे क्या होगा कि ये जो कॉइल है ये बार बार के करंट की डायरेक्शन में तब्दीली की वजह से टॉर्क की डायरेक्शन में आने वाली तब्दीली को अपोज करेगी। और उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि कॉइल रोटेट करने के बजाय अपने मीन पोजीशन के ऊपर रेस्ट पे रहेगी। उसकी वजह यह है कि अगर हम इस एसी साइकिल को देखें तो इसमें अगर हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं ओवर द साइकिल वोल्टेज की क्या वैल्यू है, तो वो वैल्यू हम देख सकते हैं कि वो जीरो के इक्वल है। इसलिए जो एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ करंट होगी इस कॉइल में वो भी जीरो पे होगी। सो अगर कॉइल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है और फ्रीक्वेंसी भी कम है तो कॉइल ऑसिलेट करेगी। अगर फ्रीक्वेंसी भी हाई है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हाई है तो चूंकि एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एक साइकिल में जीरो होती है, इसलिए ये कॉइल यहाँ पे रेस्ट पे रहेगी। तो अब हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हमने लिखना किस तरह से है। इस क्वेश्चन के आंसर में हम लिखेंगे द फॉर्मूला फॉर टॉर्क इज गिवन बाय tau is equal to NIAB cos alpha. According to the given statement, N is not equal to 0, B is not equal to 0 and area is also not equal to 0. ये किस तरह से? क्योंकि स्टेटमेंट में कहा था कि if a current carrying loop या loop of wire, तो जाहिर बात है उसका एरिया भी होगा और उसके नंबर ऑफ टर्न्स भी होंगे और स्टेटमेंट में ये बात कही गई है कि वो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है। फर्दरमोर सिंस इट्स प्लेन इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, एक इंस्टेंट की बात हो रही है, so alpha is equal to 0 degree or cos alpha is 1. Now we are left with the proportionality given below. Tau is directly proportional to I. In case of DC, the unidirectional current, torque will also be unidirectional. Loop will rotate in a certain direction. If alternating current is used instead, the direction of the current reverses after each half cycle. The coil will experience a torque that also changes direction after each half cycle of AC. So in this case, the loop of wire will start oscillating around its axis of rotation. If the moment of inertia I is equal to mr square for all the elements of the deflection system of galvanometer is large enough, the needle of the galvanometer remains at rest. तो अगर moment of inertia large होगा, जाहिर बात है यहाँ पे large frequency की बात हो रही है, तो उस वक्त coil क्या रहेगी? coil rest के ऊपर रहेगी। यहाँ पे एक और बात भी डिस्कस करते चलें, वो ये कि अगर इस तरीके से हॉर्सशू मैग्नेट मौजूद है और यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट के मुताबिक ये जो लूप है इसे पोल फेसेस के साथ पैरेलल रहना है। सो इसका एक और मतलब भी हो सकता है, वो मतलब ये हो सकता है कि आपने जो लूप पैरेलल प्लेस की है वो इन नॉर्थ और साउथ पोल्स के साथ प्लेस की है। तो इसका मतलब है कि अब लूप क्या होगी? अब लूप इस तरह से प्लेस होगी। तो अगर लूप इस तरह से प्लेस्ड है तो उसमें जो करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है वो किस तरह से फ्लो कर रहा है? टॉप व्यू से ये करंट फ्लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। अब इन साइड्स के ऊपर तो जो करंट है वो पैरेलल है, लेकिन बाकी दोनों साइड्स के ऊपर करंट पैरेलल नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो जब आप यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स FB इज इक्वल टू IL क्रॉस B का फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमें ये बात पता चलेगी कि ये जो कॉइल है ये किस तरफ रोटेट करेगी। ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ चला जाएगा। तो रोटेशन के बाद इस कॉइल की जो ओरिएंटेशन है वो कुछ इस किस्म की हमें दिखाई दे रही होगी, जिसमें यहाँ से करंट इंजेक्ट होगा और यहाँ से करंट एग्जिट हो रहा होगा। इस केस में भी अगर करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो उससे क्या होगा? उससे टॉर्क की डायरेक्शन भी तब्दील होगी और कॉइल ऑसिलेट करेगी अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फ्रीक्वेंसी कम है तो। अच्छा, अब इस सारी डिस्कशन का एक और मतलब भी हो सकता है और वो मतलब क्या है उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें हो सकता है क्वेश्चन में ये पूछा गया हो कि ये वाला नॉर्थ पोल है और जाहिर बात है कि इस तरफ जो हमें साउथ पोल दिखाई नहीं दे रहा वो साउथ पोल है और कॉइल इन दोनों नॉर्थ और साउथ पोल के साथ पैरेलल प्लेस्ड है इस तरह से। तो अब अगर इस केस को देख लिया जाए कि ये करंट फ्लो की डायरेक्शन है, तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इसके अंदर से इस तरह से परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं। सो जो टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है, उसमें अल्फा की वैल्यू चूंकि 90 डिग्री बन रही है कि ये जो एरिया का प्लेन है, स्केलर एरिया है, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो जो कॉस 90 डिग्री है वो जीरो हो जाएगा और टॉर्क की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि करंट डीसी है या एसी है, दोनों केसेस के अंदर ही जो टॉर्क की वैल्यू है वो जीरो है और कॉइल रोटेट नहीं करेगी। लेकिन ऑब्वियसली बुक के पूछने का मतलब ये वाला नहीं है।
आपने इस तरीके से ये वाला आंसर नहीं करना। आंसर आपने वही करना है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वजह क्या है कि अगर ओवरऑल टॉर्क का आंसर 0 ही बताना होता तो उस केस में बुक को अलहदा से डीसी और एसी के केसेस पूछने की जरूरत नहीं थी। बुक ने जब केसेस अलहदा से डिस्कस किए हैं तो इसका मतलब है कि वो दोनों के आंसर्स अलहदा-अलहदा चाहता है। बुक ने अगर दोनों केसेस के क्वेश्चंस अलहदा-अलहदा पूछे हैं, एक क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स बनाए हैं, तो इसका मतलब यही है कि बुक का ऑथर चाहता है कि आप इसमें दोनों केसेस के डिफरेंट आंसर करें। तो तभी पॉसिबल है कि जब हम जो लूप की ओरिएंटेशन है पैरेलल टू पोल फेसेस, वो या तो इन पोल्स की बात करें, इन पोल फेसेस की बात करें, या फिर इन पोल फेसेस की बात कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन 14.14, व्हाई द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर शुड बी वेरी लो। एमीटर की रेजिस्टेंस बहुत ही कम क्यों होनी चाहिए? हम ये बात जानते हैं कि जब हमने किसी सर्किट में किसी लोड रेजिस्टर लेट्स से आर के अक्रॉस फ्लो करने वाला करंट फाइंड आउट करना होता है तो हम एमीटर उसके रास्ते में प्लेस करते हैं इस तरह से। ये एमीटर इस सर्किट में लोड के साथ सीरीज में अटैच होता है। सीरीज में अटैच होने की क्या वजह है कि जो भी पावर सप्लाई है यहाँ पे वो जितना करंट प्रोवाइड करती है वो करंट इसके अंदर से भी पास करे और इस रेजिस्टेंस के अंदर से भी पास करे। तो जब ये दोनों करंट सेम होंगे तभी एमीटर इस सर्किट में फ्लो करने वाले एक्चुअल करंट का अंदाजा लगा सकेगा। तो अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे जो एमीटर लगे वो सर्किट का कोई करंट ब्लॉक ना करे, कोई करंट ड्रॉप ना करवाए। उसकी वजह क्या है कि I इज इक्वल टू वी ओवर आर होता है। सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिस कदर ज्यादा होगी ओवरऑल करंट उस कदर कम होगा। तो जाहिर बात है हम ऐसा तो नहीं चाहते कि जब हम सर्किट में एमीटर ऐड करें तो जो लोड रेजिस्टर है, लेट्स से कोई बल्ब यहाँ पे अटैच है, तो बल्ब डिम होना शुरू हो जाए। हम ये बात नहीं चाहते, इसलिए हम एमीटर एक ऐसा कनेक्ट करते हैं जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ही लो हो। और इस काम के लिए हम एमीटर कंस्ट्रक्ट किस तरह से करते हैं? इस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं कि लेट्स से अगर ये बैटरी है जिसने लोड के साथ कनेक्ट होना है इस तरह से, तो एमीटर की कंस्ट्रक्शन के दौरान हम गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। तो शंट और गैल्वानोमीटर की कॉम्बिनेशन से जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है एमीटर की, वो इस फार्मूले के तहत आती है 1/RG प्लस 1/RS। दोनों साइड्स पे एलसीएम ले लीजिए, ये बन जाएगा RG RS और RS प्लस RG। अब आप रेसिप्रोकल ले लीजिए दोनों साइड्स के ऊपर, ये बनेगा RA इज इक्वल टू RG RS ओवर RG प्लस RS। तो हमने यहाँ पे ये ओवरऑल वैल्यू बहुत ही कम कनेक्ट की होती है। अब जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं तो उसमें हम लोड की रेजिस्टेंस के साथ एमीटर की रेजिस्टेंस भी ऐड करते हैं और इससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है। और हम चाहते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम से कम रहे ताकि करंट ज्यादा से ज्यादा रहे। जो करंट ब्लॉकिंग की वजह है वो सिर्फ लोड बने, ना कि एमीटर। क्योंकि क्या फायदा होगा ऐसे डिवाइस का जो कि उस वैल्यू को ही तब्दील करना शुरू कर दे जिस वैल्यू को वो मेजर कर रहा है। तो इसलिए एमीटर की रेजिस्टेंस बहुत ही लो होनी चाहिए। और आइडियल एमीटर की बात करें तो आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? वो 0 होनी चाहिए। लेकिन जाहिर बात है कि नीडेड रिफ्लेक्शन के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी यूज होती है, इसलिए जो एक्चुअली एमीटर है उसकी रेजिस्टेंस 0 तो नहीं होती, लेकिन जिस कदर लो रखी जा सकती है उस कदर ही लो रखी जाती है। यहाँ पे एक और बात भी नोट करने की है, वो ये कि अगर मैं कहूँ कि बैटरी के वोल्टेजेस V इनपुट हैं और यहाँ पे लोड के अक्रॉस आने वाले जो वोल्टेजेस हैं वो VL लिखे जा रहे हैं या VRL कह लें आप, और इस जगह के ऊपर जो आने वाले वोल्टेजेस हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं? उनको हम VAM एम मीटर के अक्रॉस आने वाले वोल्ट मीटर्स का नाम दे रहे हैं। तो हमें जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो पोटेंशियल डिवाइडर की इक्वेशन के तहत मिलेगा। पोटेंशियल डिवाइडर की इक्वेशन क्या होती है? वो होती है V इज इक्वल टू स्मॉल r ओवर टोटल R इंटू V इनपुट। तो पोटेंशियल डिवाइडर के फार्मूले के तहत अगर हम यहाँ पे आने वाले वोल्टेजेस की इक्वेशन लिखें तो वो क्या लिखी जाएगी? वो लिखी जाएगी VL इज इक्वल टू R, अगर लोड रेजिस्टेंस का नाम देना है तो आप RL कह लें, डिवाइडेड बाय जो टोटल कॉम्बिनेशन है उसमें रेजिस्टेंस ऑफ लोड प्लस रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर आएगी और साथ जो है इनपुट वोल्टेज मल्टीप्लाई होगा। अब आप जिस कदर ज्यादा एमीटर की रेजिस्टेंस को बढ़ाते चले जाएंगे लोड पे आने वाले वोल्टेजेस उतने ही कम होते चले जाएंगे। लेट्स से मैं कहता हूं कि यहाँ पे 12 वोल्ट्स की बैटरी कनेक्टेड है। अब होना तो यही चाहिए कि 12 वोल्ट के 12 वोल्ट यहाँ पे आए, लेकिन जब हम एक्चुअल वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे 11.9 वोल्ट और यहाँ पे 0.1 वोल्ट अपेयर हो रहा होता है। लेकिन अगर आप इस रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे तो उससे क्या होगा कि हो सकता है यहाँ पे 8 वोल्ट्स आ रहे हों और 4 वोल्ट्स यहाँ ड्रॉप होना शुरू हो जाएं।
तो इसलिए हम एमीटर के रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा हाई नहीं कर सकते कि वो खुद से लोड बन जाए और वो वोल्टेज ड्रॉप करवाना शुरू कर दे और इसके अलावा करंट को ब्लॉक करना शुरू कर दे। तो अब हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन के आंसर को हमने लिखना किस तरह से है। इस क्वेश्चन को हम इस तरह से आंसर करेंगे, एन एमीटर इज अ डिवाइस दैट इज अटैच्ड इन सीरीज विद अ लोड in a circuit to measure current flowing through the circuit. So it must not block any current flowing through the circuit. Otherwise, the potential appearing across the load resistor RL will decrease according to the formula of potential divider VL is equal to RL over resistance of ammeter plus resistance of load into input voltages. Here RAM is the resistance of ammeter, which must be as low as possible so that potential difference appearing across लोड डज नॉट डिक्रीज। सो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको आंसर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द वोल्टमीटर शुड हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस। वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा क्यों रखी जाती है? तो इसके लिए अगेन हम यहाँ पे सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं कि इस तरीके से किसी स्विच से होते हुए यहाँ पे एक बैटरी अटैच्ड है और वो किसी लोड रेजिस्टर को करंट प्रोवाइड कर रही है, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रही है। सो अगर आप यहाँ पे इस वोल्टेज को V इनपुट का नाम दें और इस पॉइंट रेजिस्टेंस के क्रॉस आने वाले पोटेंशियल ड्रॉप को आप VL लिखें, तो आपने यहाँ पे देखा कि लोड रेजिस्टर RL के क्रॉस आने वाले पोटेंशियल ड्रॉप को हमने वोल्टमीटर इस रेजिस्टेंस में पैरेलल कनेक्ट करके रिप्रेजेंट किया है। लेट्स से ये जो बैटरी करंट प्रोवाइड कर रही है, ये करंट प्रोवाइड कर रही है इस इक्वेशन के तहत V इनपुट ओवर RL। लेकिन जब आप यहाँ पे पैरेलल में वोल्टमीटर लगा देते हैं तो यहाँ पे फिर RL नहीं आता, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल बनेगी? वो बनेगी 1 ओवर RL प्लस 1 ओवर RV, वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस। इस हिसाब से जो LCM आएगा तो LCM बन जाएगा RL RV एंड RV प्लस RL, और जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बन जाएगा RL RV ओवर RV प्लस RL। तो जब भी दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में ऐड होती हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू छोटी हो जाती है। तो जब ये वैल्यू छोटी हो जाएगी तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो अगर करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उससे इफेक्ट क्या आएगा? उससे इफेक्ट ये आएगा कि ये जो बैटरी है, इस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो मौजूद है। हम ये बात जानते हैं कि कोई भी बैटरी दो कंपोनेंट से मिलकर बनती है। एक है उसकी EMF जनरेटिंग सोर्स और एक है इंटरनल रेजिस्टेंस जिस पे ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल VR लिखा जाता है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वही बैटरी के टर्मिनल्स पे अपेयर होता है, जिसे हम क्या लिखते हैं? जिसे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी लिखते हैं। इस तरह से VT लिखते हैं। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन बनता है E माइनस VR इज इक्वल टू VT। यहाँ पे VR इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r के ऊपर ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये होता है क्योंकि बैटरी के टर्मिनल्स में चार्जेस कोलाइड करते हैं और इसके अलावा बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें भी आयंस कोलाइड कर रहे होते हैं। और जब सर्किट ऑन होता है तो यही VT लोड के अक्रॉस भी अपेयर होता है। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे कोई वोल्टमीटर कनेक्ट करते हो तो वो लोड रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज ही मेजर करके दे रहा होगा और आप उसे VT भी कह सकते हैं। तो इस सूरत में क्या होता है कि जब हम यहाँ पे करंट का एक्सप्रेशन लिखते हैं V इनपुट ओवर R इक्विवेलेंट, तो अगर हमारा जो वोल्टमीटर है उसकी रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगी तो नतीजा क्या होगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बहुत कम हो जाएगी। जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो करंट जो सर्किट में फ्लो करेगा उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हम ये बात जानते हैं कि जो VR है वो ओम्स लॉ के मुताबिक I इंटू R के इक्वल होता है, इसलिए इक्वेशन बन जाती है E माइनस IR इज इक्वल टू VT इज इक्वल टू VL इज इक्वल टू ऑब्वियसली I इंटू RL। सो ये इक्वेशन बन जाती है। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि जब आप सर्किट करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे तो उससे क्या होगा? उससे ये ओवरऑल डिफरेंस कम हो जाएगा। ये डिफरेंस कम होगा तो इसका नतीजा क्या होगा कि जो लोड के अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा है वो भी कम हो जाएगा और लोड के अक्रॉस आने वाला पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? इस फिनोमेना को हम कहते हैं पार्शियल शॉर्ट सर्किट। हमने पार्शियल शॉर्ट सर्किट की कंडीशन पढ़ी थी कि अगर हम किसी बैटरी के दोनों टर्मिनल्स को इस तरीके से ज्वाइन कर दें किसी बहुत ही लो रेजिस्टेंस वाली वायर के साथ, तो क्या होता है कि E माइनस IR 0 के इक्वल आ जाता है। दैट मीन्स जितनी EMF जनरेट होती है वो सारी ही उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस पे वेस्ट हो जाती है।
सो इसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट, जब करंट इस कदर इंक्रीज कर गया है कि ये दोनों टर्म्स इक्वल आ गई हैं और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो चुकी है, वो जीरो हो चुकी है। तो इसे हम कहते हैं टोटल शॉर्ट सर्किट। लेकिन पार्शियल शॉर्ट सर्किट क्या होता है, वो ये कि करंट की वैल्यू इंक्रीज तो कर गई है लेकिन इस कदर भी इंक्रीज नहीं की कि ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल आ जाएं और जो इनका सम है वो जीरो के इक्वल आ जाए। ऐसा नहीं हुआ, इसकी वैल्यू डिक्रीज जरूर कर गई है लेकिन बिल्कुल जीरो नहीं होगी। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पार्शियल शॉर्ट सर्किट। अब चाहे यहाँ पे जो वोल्ट मीटर है वो किसी भी लोड के साथ पैरेलल में कनेक्ट होता है, तो पैरेलल में कनेक्ट होने के बावजूद जाहिर बात है करंट तो ड्रॉ करता है नीडल डिफ्लेक्शन के लिए। उससे क्या होता है, उससे सर्किट का करंट इंक्रीज करता है और सर्किट का करंट इंक्रीज करने से सर्किट के कंपोनेंट्स के अक्रॉस अपेयर होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है। चाहे यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस और वोल्ट मीटर के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा हो लेकिन उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और जब उसकी वैल्यू कम होती है तो इसका मतलब है कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक ऐसा डिवाइस यूज कर दिया है लो रेजिस्टेंस वाला, जो कि सर्किट के कैरेक्टरिस्टिक तब्दील कर रहा है, जो सर्किट को डिस्टर्ब कर रहा है, जो खुद लोड बन रहा है। तो जाहिर बात है कि हम ऐसा नहीं चाहते कि एक मेजरिंग डिवाइस सर्किट में आने वाले वोल्टेजेस या करंट की वैल्यू को डिस्टर्ब कर दे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इस कदर हाई रखते हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू रखती हो, और जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है तो करंट की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, और जब करंट की वैल्यू कम होती है तो उससे क्या होता है कि ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है और ओवरऑल डिफरेंस बड़ा हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि फिर लोड के अक्रॉस आने वाले जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें वोल्ट मीटर बहुत ही हाई रेजिस्टेंस का लगाना पड़ता है। आइडियली तो हमें इन्फिनिट रेजिस्टेंस का लगाना चाहिए कि वो बिल्कुल भी कोई करंट ड्रॉ ना करे ताकि सर्किट के वोल्टेजेस डिस्टर्ब ना हो, सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप ना आए। लेकिन एनालॉग वोल्ट मीटर के केस में हमें नीडल डिफ्लेक्शन के लिए थोड़ा सा करंट ड्रॉ करना पड़ता है ताकि फार्मूला टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी के मुताबिक अगर कोई करंट आएगा तो टॉर्क जनरेट होगा और डिफ्लेक्शन आएगी ना। तो इसलिए कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ करना पड़ता है, कुछ ना कुछ वोल्टेजेस ड्रॉप होते हैं, लेकिन हम इन वोल्टेजेस ड्रॉप को मिली वोल्ट्स में रखते हैं और वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इस कदर हाई रखते हैं कि वो सर्किट के वोल्टेजेस को डिस्टर्ब ना करे। अब हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हमने लिखना कैसे है। क्वेश्चन के आंसर में हम लिखेंगे A voltmeter is a device that is attached in parallel with load so that the potential difference appearing across it is same as appearing across the load. If the resistance of voltmeter will be kept very low, current flowing through it will increase as stated by I is equal to V over R, and it will itself become a load. If the voltmeter will have a very low resistance, it will generate a partial short circuit which will cause a drop in potential difference of entire circuit. To avoid such condition, the resistance of the voltmeter is made as large as possible by adding a high resistance in series with galvanometer during making of a voltmeter. So only current that flows through voltmeter is that which is sufficient enough for its meter movement. नीडल डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट है वही हमें चाहिए होता है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का आंसर करना है। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। सो अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।